नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताऊं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारत की बात बताता है मैं। पहली खबर आज की हमारी है कि आखिर क्या हो रहा है, जहाजों पर ईरान का कब्जा हो रहा है। आपको बताऊंगा कि इससे पहले अमेरिका ने कब्जा किया जहाज पर, अब ईरान कब्जा कर रहा है जहाज पर। एक के बाद एक 3 जहाजों पर ईरान ने हमला किया है। क्या समंदर में एक खामोश जंग शुरू हो रही है? अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, ईरान की सड़कों पर उतरी मिसाइल। आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ईरान की सड़कों पर खुर्रम शहर दूसरी मिसाइलें की नुमाइश की जा रही है। क्या कुछ बड़ा और खतरनाक चल रहा है? ईरान अमेरिका को कौन सी धमकी दे रहा है? ईरान कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर अमेरिका ने कोई हिमाकत की तो हमारी तैयारी क्या है वो आपको बताऊंगा। इसके बाद बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, दिखाएंगे आपको जंग के दौर में कितने तैयार हैं हम। मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, दुनिया भारत की बात कर रही है। आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों सुखोई और दूसरे बड़े फाइटर्स सड़कों पर उतर आए आज हिंदुस्तान में। किस सड़क पर उतरे फाइटर्स, ग्लोब मास्टर क्यों उतरा और क्या तैयारी है भारत की, क्यों एक्सप्रेसवे पर फाइटर्स को उतारना पड़ा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे हम, आपको लिए चलूंगा पहलगाम अटैक का 1 साल हो गया है और पहलगाम में क्या बदल गया है। पहलगाम 1 साल पहले क्या था, आज क्या है, और एक खास तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पहलगाम हमले में जिस आदिल युवक की जान गई थी, उस आदिल को नया घर मिल गया है। यह आलीशान घर किसने दिया है उनके परिवार को, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे, आखिर में वोटिंग से पहले 1600 करोड़ की जब्ती हुई है। आपको बताऊंगा कल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है और उससे पहले 1600 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। इस पैसों का कहां इस्तेमाल होना था, किस राज्य से कितना पैसा जब्त किया गया है, यह पूरी खबर तफसील से आपको बताऊंगा। लेकिन आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। यूपी के सुल्तानपुर में वायु वीरों ने दिखाई ताकत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरे रफाल, सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान। सेना के M-17 हेलीकॉप्टर से कमांडोज ने मॉक ड्रिल की। मोदी को आतंकी बताने वाले बयान पर बीजेपी ने की चुनाव आयोग की शिकायत। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को थमाया नोटिस। खड़गे के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन, उपराष्ट्रपति ने भी कसा तंज। गाजीपुर में गरमाया निशा हत्याकांड का मुद्दा। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सपा नेताओं और ग्रामीणों में हिंसक झड़प। पथराव में कई लोग और पुलिसकर्मी घायल। अखिलेश बोले दोषियों को गिरफ्तार करो। मध्य प्रदेश के पीथमपुर की एक कंपनी में लगी भीषण आग। केमिकल ड्रमों में धमाके से दहशत फैली है। आसपास कई फैक्ट्रियों तक पहुंची लपटें, 10 मजदूरों को बचाया। सीजफायर बढ़ाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले नाकेबंदी से ईरान को रोजाना 4,500 करोड़ का नुकसान। ईरानी दूत बोले नाकेबंदी हटने के बाद ही बातचीत होगी। युद्ध की वजह से बंद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए साथ आए 30 से ज्यादा देश। ब्रिटेन ने आज से 2 दिनों तक लंदन में बुलाई है बड़ी बैठक। भारत आ रहे जहाज को ईरानी गार्ड ने कब्जे में लिया। उत्तराखंड में अवैध कब्जे के खिलाफ फिर हुआ बुलडोजर एक्शन। हरिद्वार में एक अवैध मजार को गिराया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने चला बुलडोजर। यूपी के लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। आरक्षण लागू करते हुए नियुक्ति की मांग को लेकर विधान भवन घेराव करने पहुंचे थे, पुलिस ने हिरासत में लिया। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर जान गंवाने वालों को याद कर रहा है देश। बांदीपुरा में जनता और कुपवाड़ा में स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। प्रधानमंत्री बोले आतंकी मंसूबों के आगे भारत झुकेगा नहीं। 181 दिन बाद खुले केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान से पूजा के बाद दर्शन पूजन। सेना ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। बद्रीनाथ मंदिर में कल खुलेंगे कपाट। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, आपको बताऊंगा ट्रंप का सीजफायर और ईरान फायर। आखिर क्या किया है अमेरिका ने। यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि ईरान ने अपनी सड़कों पर मिसाइल उतार दी हैं।
देख रहे हैं ईरान की सड़कों की, जहां लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं और बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश हो रही है। ईरान बता रहा है कि उसकी तैयारी पूरी है। और सिर्फ यह मिसाइल नहीं, ये देखिए ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल खुर्रम शहर भी सड़क पर उतार दी है। खुर्रम शहर जो सबसे ताकतवर मिसाइल है। शहर की तस्वीर। ईरान में आखिर क्या हो रहा है? ईरान कह रहा है हमने तैयारी पूरी कर ली है और हमारी तैयारी फिर पूरी है। आपको बताऊं, सीज फायर आज रात तक था। ट्रंप ने सीज फायर बढ़ा दिया है, लेकिन ईरान अभी भी तैयार है। दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखाऊं, यह है ईरान की महिला ब्रिगेड। महिला ब्रिगेड सड़कों पर उतरी है और बंदूक लेकर। आपको बताऊं अमेरिका ने क्या किया। ईरान को यह तैयारी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले ईरान के जहाज पर कब्जा किया। ईरान का जहाज, ये वो तस्वीर है जिस जहाज पर कल कब्जा किया गया था, और इस कब्जे के बाद ईरान और भड़क गया है। यह कार्गो शिप है जिस शिप पर बाकायदा अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर उतारे और उसके बाद इस पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इससे पहले ईरान के एक और जहाज पर कब्जा किया जिस पर दावा किया कि इसमें हथियार थे, और बाकायदा उसका वीडियो जारी किया। हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिका की फोर्स उस जहाज पर पहुंची और उसे अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद कहा कि इसमें चीन का माल था जो हथियार बनाने के लिए भेजा गया था। अब ये सब के बाद ईरान एक्शन में आ गया है। ईरान ने अब कब्जा कर लिया है। ईरान ने हमला कर दिया है 3 जहाजों पर। ईरान की गन बोट से 3 जहाज, जिसमें एक भारत आ रहा बताया जा रहा है, उस पर फिर से अटैक हो गया। इधर ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया और उधर समंदर में ईरान फिर फायर करने लगा। हॉर्मूज के पास ईरान ने 3 जहाजों पर हमला कर दिया है और 2 को कब्जे में ले लिया है। यानी ईरान समंदर में वैसी ही ताकत दिखा रहा है जैसी 2 दिन से ट्रंप की सेना दिखा रही थी। जैसे नाकेबंदी का हवाला देकर अमेरिका ने ईरानी जहाजों को कब्जे में ले लिया, वैसे ही ईरान अब जहाजों पर कब्जा कर दिखा रहा है कि हॉर्मूज पर उसी का कंट्रोल है और उसकी मर्जी के बिना ना हॉर्मूज से कोई जहाज गुजर सकता है और ना ही ट्रंप शांति या बात की कोई डील कर सकते हैं। अब आइए आपको बताऊं कि ईरान ने कैसे किया है कब्जा, बाकायदा पूरी तैयारी के साथ। ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह। इसी को कहते हैं गनबोट। गनबोट से अटैक किया गया और शिप पर हमला किया गया, जिसके बाद यह कब्जा हुआ है। और 3 जहाज बताए जा रहे हैं जिन पर कब्जा हुआ है। ईरान ने हॉर्मूज के पास 3 जहाजों पर फायरिंग की, 2 पर कब्जा कर लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक IRGC ने अपने नियम तोड़ने पर यह कार्रवाई की है और कहा है कि हॉर्मूज समुद्री रास्ते की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने जिन 2 जहाजों पर कब्जा किया है उनमें से एक भारत आ रहा था। एपा मिनाडोसे डिसे नाम के इस जहाज को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर आना था। लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था इसमें, और यह जहाज दुबई से हॉर्मूज होते हुए भारत आ रहा था।
समुद्री रास्ते में हेरफेर के आरोप में ईरान ने इस जहाज को कब्जे में लिया। 3 दिन पहले भी भारत के 2 जहाजों पर हॉर्मूज के पास फायरिंग हुई थी। तब अनुमानित और अनुमति के बाद गुजर रहे भारतीय जहाजों पर ईरान ने हमला किया था, जिस पर मोदी सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई थी, ईरान के राजदूत को तलब किया था और भारत आ रहे जहाज पर हमला और ईरान के कब्जे से तनाव बढ़ सकता है। ईरान ने जिस दूसरे जहाज पर कब्जा किया है उस पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। खबर है कि MSC फ्रांसिस्का नाम का इस कंटेनर जहाज में कच्चे तेल की खेप है। ईरान ने कहा यह बिना हमारी मंजूरी और नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ कर आगे बढ़ रहा था, इसलिए हमने हमला कर इस जहाज को समंदर में अपने कब्जे में ले लिया और पिछले 2 दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के 2 जहाजों पर कब्जा किया है। माना यह जा रहा है कि ईरान बदले के तौर पर हॉर्मूज के पास यह कार्रवाई कर रहा है। 2 जहाजों पर कब्जे के अलावा 3 जहाजों पर ईरानी सेना के हमले की भी खबर है, जिनमें पनामा के झंडे वाला एक विशाल कंटेनर जहाज यूफोरिया भी था। और खबर यह है कि यूफोरिया जहाज UAE के शारजा से रूस की ओर जा रहा था। अब आपको बताऊं कि आखिर जिन जहाजों पर कब्जा किया है ईरान ने या हमला किया है वो कहां थे? समंदर में। समंदर में जंग चल रही, इससे पहले अमेरिका कब्जा कर चुका है। ये आप देख रहे हैं नक्शा, ये अरब सागर है और ये है ओमान की खाड़ी। ये जहाज आ रहा था और जैसे ही हॉर्मूज स्ट्रेट के पास पहुंचा यहीं इस पर फायरिंग हुई और गन बोट से फायरिंग की गई है, जिसके बाद इसे कब्जे में ले लिया गया है। आइए अब आपको सुनवाऊं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। बड़ी बात यह है कि भारत के जहाज पर अटैक पहले भी हुआ है, भारत वार्निंग भी दे चुका है ईरान को कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए विदेश मंत्रालय का क्या कहना है। हम ईरान और अन्य देशों के संपर्क में हैं ताकि हॉर्मूज से हमारे जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तय हो सके। हमारे 2 जहाजों पर गोलीबारी की घटना शनिवार को हुई थी और इसकी सूचना मिलते ही हमने इस मामले को गंभीरता से उठाया। हमने ईरानी राजदूत से मुलाकात की, विदेश सचिव से भी बात की। उन्होंने कहा घटना पर हम गहरी चिंता जताते हैं और इस बात पर जोर दिया कि हम अपने नाविकों की सुरक्षा को सबसे अहमियत देते हैं और मानते हैं कि बिना रुकावट आवाजाही होनी चाहिए। राजदूत ने कहा है कि ये बात संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी। हम अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। और आइए आपको बताऊं कि ये जो हालात है, इस हालात में समंदर में टेंशन बढ़ गई। और समंदर में किस कदर टेंशन बढ़ी है? इसलिए क्योंकि समंदर में भारतीय जहाज भी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भारतीय जहाज अब तक समंदर से आए और जो नाविक थे उनका जोश हाई था कि जब दुनिया के जहाज रुके थे तब भारत का जहाज आया है। लेकिन अभी क्या है, हॉर्मूज में हालत खराब है। अभी हॉर्मूज में सारे जहाज रुके हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, हॉर्मूज में न सिर्फ भारत बल्कि भारत के 14 जहाज फंसे और दुनिया के देशों के जहाज अलग फंसे हुए हैं हॉर्मूज में। अब सोचिए, जब भारत के जहाज फंसे हैं, न भारत के जहाज जा पा रहे हैं, 14 जहाज आ नहीं पा रहे हैं, तो नुकसान भारत को हो रहा है। भारत को नुकसान न सिर्फ लोगों को बल्कि उन कारोबारियों को हो रहा है जिनका सामान जाता है। सबसे पहले देखिए, कल ही खबर आई जिस चीज की किल्लत हुई है, हॉर्मूज में नाकेबंदी और तनाव से डाइट कोक की कमी हो गई। भारत में डाइट कोक सिर्फ एल्युमिनियम के कैन में बिकता है और खाड़ी देश दुनिया के 9% एल्युमिनियम का उत्पादन करते हैं। जंग की वजह से फरवरी से इसकी भारत में सप्लाई पर असर पड़ा है। गर्मियों में इस डाइट कोक यानी शुगर फ्री कोक की मांग बढ़ जाती है। 30 से 40 रुपए में मिलने वाला डाइट कोक बहुत से लोगों की पसंद है, लेकिन एल्युमिनियम की सप्लाई बिगड़ी तो डाइट कोक की कमी हो रही है। इसके अलावा LPG की मारामारी, ईरान जंग और हॉर्मूज का असर आम लोगों की रसोई तक पड़ा है। पहले देश में आमतौर पर 15 दिन में दूसरा सिलेंडर मिल जाता था, अब शहरों में 25 दिन और गांव में 45 दिनों में सिलेंडर मिलता है। ऊपर से सिलेंडर को लेकर अफवाह से आम लोगों को दिक्कत बढ़ गई। एक और बड़ी चीज बासमती चावल की। भारत का 60 से 70% बासमती चावल खाड़ी देशों में जाता है, लेकिन ईरान जंग की वजह से पूरी सप्लाई चेन ठप हो गई। सबसे ज्यादा हरियाणा, करीब 40% चावल हरियाणा से जाता है, लेकिन अब नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, पेमेंट नहीं हो पा रही है।
तो हरियाणा समेत कई जगह की राइस मिल खतरे में है। यह है स्थिति। सुनिए जरा ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा क्या कह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारा क्रूड, एलपीजी और नेचुरल गैस इंपोर्ट अफेक्ट हुआ है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं ताकि एलपीजी का पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से की जा सके और कंज्यूमर्स को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसके चलते मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। क्रूड इन्वेंट्रीज मेंटेन्ड हैं, सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज आर अवेलेबल, रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। अंत में मेरी सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, चाहे वो एलपीजी है, चाहे पेट्रोल है या डीजल है। कृपया पैनिक बाइंग से बचें और अफवाहों पर विश्वास न करें। हम तो चाहते हैं कि जंग खत्म हो, ये जंग होना ही नहीं चाहिए था। उनकी गलत किया, लेकिन अब तो कम से कम खत्म करें, क्योंकि हर मुल्क का जो है कहीं ना कहीं इस जंग के वजह से हम पे असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल का सप्लाई कम हो रहा है, एसेंशियल सप्लाईज और सप्लाई चेन में असर पड़ रहा है। तब भी बाकी मुल्कों के मुकाबले हमारी हालत तब भी बेहतर है। सही कह रहे थे अमर अब्दुल्ला कि बाकी मुल्कों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि दुनिया की स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने भी हॉर्मुज में नाकेबंदी कर दी है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिकी सेना लगातार धमकी दे रही है, उन जहाजों को धमकी दे रही है जो वहां से गुजर रहे हैं। You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Sky 4, this is U.S. Navy warship 115. Request you return to original port of call in Iran. How copy? Over. Motor vessel Tosca. Motor vessel Tosca. अब देखिए जरा दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान को नुकसान नहीं हो रहा, दुनिया को इससे कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि दुनिया हॉर्मुज रूट का इस्तेमाल करती है। आपको बताऊं, सबसे पहले यूरोप, फ्रांस से लेकर इटली तक तेल के दाम बढ़ गए, क्योंकि यूरोप के देशों का तेल भंडार खाली हो रहा है। खबर यह कि यूरोप के पास केवल 6 हफ्तों का फ्यूल बचा है, मतलब हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कमी है। जेट फ्यूल कम और महंगा होने से हवाई टिकट की कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी वजह से यात्रियों की संख्या घटी है और एयरलाइंस घाटे में चल रहा है। अकेले जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने 20,000 फ्लाइट्स रद्द कर दी। कई एयरलाइंस घाटे वाले रूट को बंद करने की तैयारी में। ब्राजील का देखिए हाल क्या है। ईरान युद्ध के चलते चीनी महंगी हो सकती है। यहां दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक ब्राजील में संकट बढ़ गया है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का असर चीनी मिलों पर पड़ रहा है और चीनी मिल बायोफ्यूल का रुख करेंगी तो लागत बढ़ जाएगी और इसका असर ब्राजील से दुनिया भर की चीनी पर पड़ेगा। पाकिस्तान का तो और बुरा हाल है। पहले से कमजोर पाक की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। पाकिस्तान में डीजल 500 और पेट्रोल 450 रुपए पार कर गया। आटा, दाल, चावल जैसी चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं। तेल गैस के संकट को देखते हुए पाकिस्तान बड़े कदम उठा रहा है। रात 8 बजे के बाद ज्यादातर शहरों में लॉकडाउन लग जाता है। आम लोगों को शादी समारोह जैसे आयोजन की मनाही है। पाकिस्तान ने शांति वार्ता के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन न कोई फैसला हुआ, न पाक की कोशिश काम आई है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का हाल देखिए। बांग्लादेश में तेल से कपड़ा और इंटरनेट पर भी असर पड़ा है। पेट्रोल पंपों पर घंटों लाइन लगती है और कीमत 15% बढ़ गई। ऊर्जा संकट से मोबाइल टावर बंद होने के कगार पर हैं, जिससे बांग्लादेश में इंटरनेट और बुकिंग सेवा ठप हो गई। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग पहले ही भारी मार झेल रहा है। बांग्लादेश के हवाई अड्डे पर और फैक्ट्रियों में कपड़ों का ढेर लगा है। वजह है ईंधन की कमी और कई जगह एयर स्पेस बंद है। अब देखिए थाईलैंड में हाल क्या है। थाईलैंड के पीएम ने लोगों से कहा है एसी कम चलाइए। ऊर्जा बचाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने को भी कहा है और पीएम खुद थाईलैंड के छोटी आस्तीन वाली शर्टें पहनने लगे ताकि गर्मी कम लगे और पंखा, एसी की जरूरत कम पड़े। ये अलग अलग मुल्कों में हो रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। और ये प्रेशर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को है कि कल हमारा क्या होगा अगर जंग इसी तरह से चलती रही। बेशक सीज फायर है, लेकिन हॉर्मुज बंद है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं दुनिया के नेता। आज सुबह जो कुछ हम सुन रहे हैं वो शायद युद्ध विराम को बढ़ाने की चर्चा है और इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहते। हम क्षेत्र में एक स्थायी युद्ध विराम का समर्थन करना चाहते हैं।
जो लोगों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की रक्षा करे। लेबनान और इस क्षेत्र में स्थायी स्थिरता तभी संभव है जब इजराइल लेबनानी क्षेत्र से पीछे हट जाए। लेबनानी लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से हिजबुल्लाह की मदद से बाहर हो। ये भी जरूरी है कि हिजबुल्लाह, जिसने लेबनान को युद्ध में घसीटकर एक बड़ी रणनीतिक गलती की है, इजराइल को निशाना बनाना बंद करे और इजराइल ने लेबनान से सीज फायर का जो ऐलान किया है उसका सही मायने में पालन करे। युद्ध लंबा चले तो उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, क्योंकि दुनिया की ज़बरदस्त तबाही होगी। अमेरिका के मेनलैंड के ऊपर तो हमला नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक GCC कंट्रीज़ है और मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज़ है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी बकाया रह गया है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरा जो है डिसैलिनेशन प्लांट जो है और उनके एनर्जी के साधन है वो भी बर्बाद हो जाएंगे, जिससे दुनिया काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी कई सालों के लिए। इससे ट्रंप के जितने भी एलाइज है मिडल ईस्ट में वो प्रभावित होंगे। अब देखिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुलना चाहिए, लेकिन हॉर्मुज में डर किस बात का है? इस बात का कि हॉर्मुज से अगर शिप निकलेगा तो क्या इस तरह से अटैक हो जाएंगे, क्योंकि पहले अटैक हुए हैं। अब देखिए हॉर्मुज पर ईरान का फॉर्मूला क्या है। ईरान का फॉर्मूला है जहाज तो गुजरेंगे लेकिन हमारी मर्जी से। ये कैसे होगा? सीजफायर में हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच लगातार विवाद चल रहा है, इसलिए जहाज रुके हैं जहां रुके थे। इसी बीच ईरान हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए कानून बनाने की तैयारी में। इसके लिए ईरान ने कुल 12 नियम बनाए हैं। उसके मुताबिक इजराइल का कोई जहाज हॉर्मुज से गुजर नहीं पाएगा। जो इजराइल के करीब है वो इजाजत के बाद ही हॉर्मुज पार कर पाएगा, और इसके लिए उन्हें ईरानी सर्वोच्च परिषद की इजाजत लेनी होगी। जो दल ईरानी सेना या उसके सहयोगी सैन्य दलों को दुश्मन मानते हैं, उनके जहाजों को भी इस जलमार्ग को पार करने की इजाजत नहीं होगी। इनके अलावा जो जहाज हॉर्मुज पार करेंगे उन्हें टोल देना होगा, और इस टोल का भुगतान भी सिर्फ ईरानी रियाल में करना पड़ेगा। कितना भुगतान करना होगा यह जहाज को देखकर तय किया जाएगा। जो जहाज हॉर्मुज पार करने में नियम तोड़ेगा उन्हें रोक लिया जाएगा, और फिर नियम तोड़ने के लिए उन पर लदा 20% माल जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रस्ताव में खास बात यह है कि जिन देशों को ईरान अपना मित्र मानता है उनसे टोल नहीं वसूला जाएगा, यानी भारत के जहाजों को पैसा नहीं देना होगा। बड़ी बात यह है, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरान के नेता। फिलहाल अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। जब दुश्मन हमारी शर्तें मानेगा तभी बातचीत होगी। दुश्मन को मानना होगा कि हम जीत की स्थिति में हैं और वो हार की स्थिति में। जब नेतृत्व के निर्देश पर युद्ध का मोर्चा मिसाइल से बातचीत की ओर शिफ्ट होगा तो जनता पूरा समर्थन करेगी। ईरानी जनता हर मोर्चे पर नेतृत्व के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। इसलिए अमेरिका हमें कमजोर समझने या हमला करने की भूल न करे। अमेरिका को झटका तो लगा है, और साथ साथ में काफी देश चौंके भी हैं कि ईरान मीटिंग के लिए इस्लामाबाद नहीं। लेकिन कुछ सिग्नल्स पहले से आ रहे थे, जैसे कि ईरान के संसद के जो अध्यक्ष हैं गलीबाग, उन्होंने बार बार कहा कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से नाकाबंदी और अमेरिका नहीं हटाएगा और जब तक ये दबाव की राजनीति चलती रहेगी तो हम लोग इसमें वार्ता में शायद ही शामिल हो पाए। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अरगाची की भी स्टेटमेंट आ रही थी, जिन्होंने कहा कि बार बार ये कहा कि अमेरिका हमको दबाव में ला करके और हमें सरेंडर कराना चाहता है इस्लामाबाद की बातचीत के अंदर। और दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो उन्होंने किया है ये नाकाबंदी करके, ये युद्ध की घोषणा है। अब सवाल ये है कि ईरान भी वही कर रहा है जो अमेरिका कर रहा था। अमेरिका ने नाकेबंदी की, अमेरिका ने जहाज कब्जाए, ईरान ने भी नाकेबंदी कर ली। अब अमेरिका बात भी कर रहा है लेकिन वार्निंग भी दे रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं सीज फायर पर शाहबाज की मीटिंग की तस्वीर है। पाकिस्तान में तैयारी चल रही है लेकिन ना ईरान पहुंचा है ना अमेरिका पहुंचा है। ट्रंप का सीज फायर का तो ऐलान है लेकिन तबाही का भी प्लान है। क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? ट्रंप ने सीजफायर खत्म होने से पहले ही इसे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मतलब अमेरिका ईरान का 14 दिन से जारी युद्ध विराम आगे भी रहेगा।
ट्रंप ने ईरान के साथ नए युद्ध विराम की कोई डेडलाइन नहीं बताई है, बस इतना कहा है कि ईरान पर नाकेबंदी जारी रहेगी और हमारी सेना तैयार है। मतलब अमेरिका सैन्य दबाव बनाएगा लेकिन सीधे हमले जैसी कार्रवाई नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि हमारी नाकेबंदी से ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा है, कंगाल हो रहा है। ईरान को रोज $500 मिलियन यानी 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान की सेना और पुलिस को समय पर सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। पैसों की इतनी कमी हो रही है कि वो तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना चाहता है। हम सीजफायर बढ़ाकर मौका दे रहे हैं कि ईरान नया प्रस्ताव बना ले ताकि युद्ध विराम पर फाइनल बात और फैसला किया जा सके। दूसरी तरफ ईरान का कहना है ट्रंप के सीजफायर और शर्तों पर ईरान ने पलटवार किया। ईरान ने कहा कि जंग में हारने वाले पक्ष शर्तें नहीं थोपा करते। अमेरिका से कोई भी बातचीत नाकेबंदी हटने के बाद ही हो सकती है। ईरान के कृषि मंत्री ने कहा कि अमेरिका की नाकेबंदी से नुकसान नहीं हुआ। ईरान में जरूरी सामान और खाने पीने की चीजों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। देश में ज्यादातर चीजें खुद बनती हैं और बाकी सामान के लिए दूसरे रूट भी हैं। इसलिए मुल्क में खाने पीने से लेकर सप्लाई रूट में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। हमारे पास भरपूर हथियार हैं। हम युद्ध विराम से पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। हमने युद्ध विराम का उपयोग हथियारों का भंडार बढ़ाने के लिए किया और उन्होंने भी शायद थोड़ा बहुत भंडार बढ़ा लिया है। हमने एक जहाज पकड़ा जिस पर कुछ ऐसी चीजें थी जो अच्छी नहीं थी। शायद चीन से तोहफा हो, मुझे नहीं पता। मैं हैरान हूँ। अमेरिका ये भी चाह रहा है कि दुनिया में जो उसका एनर्जी डिक्टेट है वो और बढ़े और इसी वजह से वो तमाम समुद्री मार्गों पर, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के आसपास के इलाकों पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहा है। एक धमकी भरा भी एक बर्ताव दिखा रहा है, जैसे उसने टिफनी के ऊपर अटैक किया और ऐसे अटैक और भी हो सकते हैं। लेकिन यह अप्रत्याशित नहीं है, बहुत सोची समझी रणनीति है। अमेरिका अपने दोस्तों को भी ये दिखाना चाहता है कि वो दुनिया की जो ऊर्जा जरूरतें हैं उनको कंटिन्यू रखने के लिए, उनमें कोई बाधा ना आ पाए, इस चीज को लागू रखने के लिए काफी मेहनत कर रहा है। वहीं रशिया और चाइना जैसी शक्तियों को वो ये दिखाना चाहता है कि आज भी समंदर के ऊपर अमेरिकी बादशाहत ऐसी है जिससे कि वो दुनिया में ऊर्जा को डिक्टेट करेगा। अब इससे कोई बड़ी लड़ाई हो सकती है ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हां, ये एक लंबा मोड ऑफ कंटेंशन जरूर दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सीजफायर कैसा हो रहा है। मिसाइल नहीं दागेंगे लेकिन जहाज कब्जे करेंगे, सीजफायर करेंगे लेकिन हमले करेंगे। देखिए, एक सीजफायर इजराइल और लेबनान के बीच हुआ लेकिन इजराइल ने अटैक किया है लेबनान पर। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो लड़ाके मारे गए उनका आज अंतिम संस्कार हुआ। तस्वीर अगली दिखाई प्लीज। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लाखों लोग सड़कों पर उतर कर आए और उन लड़ाकों के आखिरी और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। سمعني صوتك إلى الجنان ما هو جوابكم أمام أمريكا। दूसरी तरफ कि अब एक और तस्वीर आपको दिखाऊं कि कैसे इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह को मारने के बाद लेबनान में घुसे और कैसे उन्होंने कब्जा किया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। लेबनान में इजरायली राष्ट्रगान हो रहा है, इजरायली सेना मौजूद है और उनका एंथम चल रहा है। यही वजह है कि ईरान को यह डर है कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह नहीं पता कि कब अमेरिका या इजराइल हमला कर दे, इसलिए आज उनकी सड़कों पर मिसाइल की नुमाइश की गई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, सारी मिसाइलें जो उनके लिए ताकत बन गई हैं उनकी नुमाइश की गई।
अब ये आप देख रहे हैं, ये है खुर्रम शहर। ये सबसे खतरनाक मिसाइल है। ईरान समंदर से लेकर आसमान तक फिर से हमले की तैयारी में है। ईरानी सेना ने जवानों को हर हालत से निपटने के लिए कहा है, अलर्ट रहने को कहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ट्रंप ने भले ही सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन अमेरिका कभी भी धोखा देकर हमला कर सकता है और ऐसी हालत में जवाब देने के लिए ईरान हर मोर्चे पर तैयार है। ईरान अपनी ड्रोन और मिसाइल क्षमता को और आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। हाल में ईरान की राजधानी तेहरान में एक मिसाइल रैली निकाली गई और इस दौरान IRGC के लड़ाके मिसाइल लेकर रैली में पहुंचे। रैली में ईरान की खतरनाक ये खुर्रम शहर आप देख रहे हैं, खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल रखी गई थी। खुर्रम शहर 4 को ईरान की सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। करीब 2000 किलोमीटर रेंज वाली ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और मतलब आवाज की गति से भी 8 गुना ज्यादा तेजी से चलती है। ये इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है और रडार की पकड़ में नहीं आती है। इस मिसाइल से इजराइल अमेरिका को जंग में भारी नुकसान पहुंचाया है। मिडिल ईस्ट में दुश्मन के कई सैन्य और ऊर्जा ठिकाने तबाह कर दिए। अब खुर्रम शहर 4 1000 किलो के वॉरहेड के साथ हमले को तैयार है। मतलब कंक्रीट जैसे बंकर या मजबूत बेस को भी तबाह कर सकता है। यह है इसकी खासियत। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा खमनेई के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं। फिलहाल अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। जब दुश्मन हमारी शर्तें मानेगा तभी बातचीत होगी। दुश्मन को मानना होगा कि हम जीत की स्थिति में हैं और वो हार की स्थिति में। जब नेतृत्व के निर्देश पर युद्ध का मोर्चा मिसाइल से बातचीत की ओर शिफ्ट होगा तो जनता पूरा समर्थन करेगी। ईरानी जनता हर मोर्चे पर नेतृत्व के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। इसलिए अमेरिका हमें कमजोर समझने या हमला करने की भूल न करे। अब देखिए ईरान क्या कर रहा है। ईरान उन लोगों को चुन रहा है जो पकड़े गए हैं इजराइल और अमेरिका की मदद करने में। इस तरह के बहुत से एजेंट पकड़े गए हैं। कुछ मुसाद के एजेंट थे, कुछ अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, कुछ CIA के लिए काम कर रहे थे। बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं इन लगभग 45-50 दिन के बीच। ये ट्वीट زده इन लोगों को फांसी दे रहा है। ट्रंप ने बाकायदा ये ट्वीट किया है कि इन महिलाओं को भी ईरान सजाए मौत देने की तैयारी में है। ट्रंप इससे पहले धमकी भी दे चुके हैं ईरान को कि किसी को फांसी पर मत लटकाना। फिर सजाए मौत दी है और फांसी पर लटकाने जा रहे हैं। कौन है वो शख्स? युद्ध और सीज फायर की कोशिशों के बीच ईरान से यह बड़ी खबर आई है। दावा है कि ईरान में एक इजरायली शख्स को फांसी पर लटका दिया गया। मेहंदी फरीद नाम के शख्स पर मुसाद के लिए जासूसी का आरोप था। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने उसे सबूतों के साथ गिरफ्तार किया। अदालत में दोषी साबित होने के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई। यह दावा ईरानी समाचार एजेंसी मिजान ऑनलाइन की तरफ से किया गया। हालांकि कुछ मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सुनवाई बंद कमरों में हुई है, जिससे आरोपी मेहंदी फरीद को अपना बचाव करने का पूरा मौका नहीं मिला। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक कुछ हफ्तों में कई लोगों को फांसी दी गई है, जिनमें अधिकतर पर जासूसी या जनवरी के प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप है। संगठनों का कहना यह कि ईरान जनता में खौफ बढ़ाने के लिए फांसी दी जा रही है। ईरान में निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की कमी और अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़े जा रहे हैं। फिलहाल जासूसी के एक और आरोपी को ईरान में फांसी पर लटका दिया गया है। सुनिए जरा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। ईरान सालों से इजराइल के खिलाफ साजिश रचता रहा है। वो हमें तबाह करने के लिए हमारे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। इस पीढ़ी में भी ऐसा ही हुआ। ईरान की सरकार ने एक और नरसंहार की योजना बनाई। उसने परमाणु बमों और हजारों मिसाइलों से हमें खत्म करने की साजिश रची, लेकिन हम ईरान की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो आप देख रहे हैं दुनिया में जंग चल रही है और इस बीच सभी देश अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो हम कितने तैयार हैं, अब बात इसकी करेंगे। जंग का दौर और हैं तैयार हम। आज आपको बताऊं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आज कैसे भारत की सड़क पर फाइटर्स उतर रहे थे, हेलीकॉप्टर्स और कमांडोज उतर रहे थे। न सिर्फ कमांडोज बल्कि तस्वीर देखिए, सुखोई आसमान में था और ये सुखोई उसके बाद
एक्सप्रेसवे पर था। अब आपको दिखाऊं, देखिए जरा, एक एक कर फाइटर टचडाउन कर रहे थे। आधा दर्जन से ज्यादा फाइटर्स उतार दिए गए इस एक्सप्रेसवे पर। न सिर्फ फाइटर बल्कि ग्लोब मास्टर भी इसी एक्सप्रेसवे पर था। यह बताता है कि भारत के फाइटर्स, भारत की ताकत, भारत का शौर्य कहीं भी उतर सकता है, दिख सकता है। भाई आपको बताऊं, यह जो एक्सरसाइज हो रही है इसका मतलब क्या है? जब दुनिया में जंग चल रही है उस बीच इस एक्सरसाइज का मतलब है ये एक्सप्रेसवे भारत के जाबाजों ने सुल्तानपुर में जहां युद्ध अभ्यास किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वो हवाई पट्टी 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और जहां दिन में वायुसेना का करीब 3 घंटे तक ये एयर शो चला है, फिर शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक भी अभ्यास किया गया है। इस दौरान 9 विमानों ने टच एंड गो किया, फिर करतब दिखाएं। सेना के कमांडोज ने सैन्य ऑपरेशन की मॉक ड्रिल भी की है। सुरक्षा के चलते प्रशासन ने 5 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी रणनीतिक तौर पर अहम होती है, जो युद्ध या फिर आपातकालीन स्थितियों में काम करती है, क्योंकि तब एक्सप्रेसवे को बैकअप रनवे बनाया जा सकता है। जंग की स्थिति में होता क्या है कि आपके एयरबेसेस उड़ा दिए जाते हैं। जब एयरबेसेस उड़ गए तो फाइटर कहां से उड़ेंगे? तो फाइटर्स के लिए एक्सप्रेसवे, आपकी सड़क ऐसी बनाई जाती है जहां से लड़ाकू विमानों को लैंड और टेक ऑफ किया जा सके, जिससे वायुसेना को एक ही जगह पर निर्भर नहीं रहना पड़े, क्योंकि युद्ध में एयरबेस ही दुश्मन का पहला टारगेट होता है और ऐसे में एक्सप्रेसवे से उड़ान भर के विमान हमला कर सकते हैं। ये सरप्राइज अटैक होते ही यानी दुश्मन को चकमा दिया जा सकता है, क्योंकि दुश्मन देश को पता नहीं होता है कि विमान कहां से उड़ान भरेंगे और इसके अलावा सेना को रसद और हथियार सप्लाई भी आसान हो जाती है। पाक चीन को देखते हुए भारत ने कई जगह पर ऐसी हवाई पट्टियां बनाई हैं। यूपी में, राजस्थान में, असम में, जम्मू कश्मीर, आंध्र में ये कामयाब रहे और 2021 में पीएम ने सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी एयरफोर्स के हरकुलेस जहाज से एयर स्ट्रिप पर उतरे थे। उस वक्त हमारे सहयोगी उस वक्त वहां मौजूद थे, अजय दुबे, उनकी रिपोर्ट देखिए। लखनऊ से पूर्वांचल को जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो ड्रिल है उसकी शुरुआत हो चुकी है और पहला जहाज जो है आप उसे देखेंगे लैंडिंग कर चुका है। C-295 मालवाहक जहाज है भारतीय वायुसेना का और अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर लैंड करता हुआ ये जहाज दिखाई दिया और देखिए किस तरीके से यहाँ पर वायुसेना के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। सुरक्षा के एहतियातन इंतजाम है। C-295 मालवाहक बड़े पैमाने पर सेना का डिप्लॉयमेंट हो, ऐसी चीजों के लिए ये जहाज जो है प्रयोगी है। अब देखिए जरा क्या क्या उतारे गए, कौन कौन से फाइटर्स आपके सामने है। ये रफाल विमान अभी भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत है। फ्रांस में बने इस लड़ाकू विमान में हाईटेक डबल इंजन होते हैं। इसमें 3 तरह की खूंखार मिसाइलें लगी होती हैं जो हमले करती हैं। यह है सुखोई 30 MKI। रूस में बना यह विमान एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यह फाइटर प्लेन उड़ान के दौरान हवा में ही ईंधन भर सकता है। इसमें रफाल जैसे डबल इंजन हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। यह है मिराज 2000। मिराज विमान 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से उड़ता है। फ्रांस में बने इस जेट का अधिकतम वजन 17,500 किलो है। यह अपने साथ 63,000 किलो के हथियार ले जाने की ताकत रखता है। यह जगुआर विमान 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। यह 36,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह विमान 600 मीटर के रनवे से लैंडिंग टेक ऑफ कर सकता है। यह C-295 यह विमान वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमान है, यानी यह हथियार, सैनिक सामान ले जाने में सक्षम है।
482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला यह विमान भारत में बन रहा है और यह है Mi-17 हेलीकॉप्टर। हवाई पट्टी पर भारतीय कमांडो इस हेलीकॉप्टर से उतरे जिन्होंने युद्ध के लिहाज से सैन्य ऑपरेशन का अभ्यास किया है। यह भारत की ताकत है और दुश्मन को भी पता है कि भारत कितना ताकतवर है। सुनिए जरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या कमाल किया है वो तो बतलाने की जरूरत है नहीं। यानी हमारी मिलिट्री पावर भी मजबूत हुई है पहले से। भारत ने आज तक, भारत की हिस्ट्री उठाकर देख ले कोई, आज तक भारत ने दुनिया के किसी देश पर अपनी तरफ से आक्रमण नहीं किया। जो ताकतवर होता है वो जल्दी किसी के ऊपर आक्रमण करता भी नहीं है। लेकिन यह है कि यदि अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो ... तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुश्मन को साफ साफ वार्निंग दे रहे थे कि अब कोई हिमाकत की तो ... लेकिन दुश्मन ने जो हिमाकत की थी और उसका ... हुआ, उसको 1 साल हो गया है। पहलगाम से पाक को जवाब दिया गया है। पहली तस्वीर, पहलगाम को 1 साल हो गए जब भारत के वो बेगुनाह लोग, वो पर्यटक जो पहुंचे थे यहाँ पे पर्यटक के तौर पर पहलगाम में, और उन पर हमला किया गया। आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था। ये तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। इसीलिए आज देखिए जम्मू में प्रदर्शन किया गया, जम्मू में पाकिस्तान के झंडे जलाए गए। दूसरी तरफ डोगरा फ्रंट ने भी प्रदर्शन किया है पाकिस्तान के खिलाफ। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, डोगरा फ्रंट श्रद्धांजलि दे रहा है उन लोगों को जो शहीद हुए। अगली तस्वीर देखिए अनंतनाग में। ये अनंतनाग की तस्वीर है। ब्लैक डे मनाया अनंतनाग में, काला दिवस मनाया गया। ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। भाई शरण के शहीद अमर रहे, अमर रहे। भाई शरण के शहीद अमर रहे, अमर रहे। भाई शरण के शहीद। अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या बदला है पहलगाम में। उससे पहले वो तस्वीर देखिए उन लोगों की जो लोग शहीद हुए, जो लोग उस वक्त मौजूद थे पहलगाम में, उनको श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन इनमें से एक और शख्स था, आदिल। आदिल उस वक्त वहां मौजूद था और आदिल को भी आतंकियों ने मारा था। आदिल हुसैन अपने घर में कमाने वाला था, परिवार की लाठी था। और आदिल के जाने के बाद आपको बताऊं, आदिल का घर देखिए जरा। ये आदिल का घर है। ये आदिल का पुराना घर है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आदिल के परिवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नया घर बनाकर दिया है। यह है आदिल का नया घर। उनके परिवार को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया गया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से घर आदिल के परिवार को तोहफा है। और जिस वक्त आदिल के परिवार को एक घर सौंपा जा रहा था, परिवार के लिए एक अलग खुशी होगी। बेशक आदिल नहीं है उनके बीच, वो तो गम पूरी जिंदगी का है। लेकिन उस वक्त खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे लाइव थे। ये आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र से डिप्टी सीएम लाइव थे और आदिल का परिवार वहां मौजूद था। जो है टूट जाता है, जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग आपके साथ हमेशा है। ठाकुरे साहब जो थे वो
किसी भी धर्म को, किसी भी जात पात को नहीं देखते थे, वो खाली इंसानियत को लेके चलते थे। मैंने आप में उनको देखा। और अब आपको दिखाऊं आदिल के परिवार को जो घर मिला है, किस किस हालात से गुजरा है परिवार, और एक साल में अभी भी आदिल का गम और उनके आसपास आदिल नहीं है, वो इसे भुला नहीं पाए। तो आदिल को नया घर उनके परिवार को मिल गया है और वो उस नए घर में शिफ्ट हो गए। ये उसी घर की तस्वीरें हैं। इससे पहले आदिल का परिवार एक पुराने घर में रहता था और ये नया घर है जो आदिल के परिवार को मिला है। आतंकी से लड़ने वाले आदिल के परिवार को ये उनका नया आशियाना है। बहुत ही शानदार और आकर्षक बना है। इस घर के अंदर कई तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। नया और पक्का बना ये घर आदिल के परिवार के लिए उनके गांव हापतनार में बनाया गया है और अब आदिल का परिवार पहलगाम के अपने नए घर में शिफ्ट हो गया है। ये घर पूरी तरह से सुसज्जित है और इसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पहल पर बनवाया गया। इस घर को बनाने में करीब 10 से 12 लाख रुपए खर्च आया है और इस खर्च को शिंदे की पार्टी ने उठाया है। घर का औपचारिक हस्तांतरण भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर एकनाथ शिंदे ने ही किया है। आदिल की शहादत के 1 साल बाद उनके परिवार को घर मिला, क्योंकि आदिल 22 अप्रैल 2025 को टूरिस्ट के साथ बैसरन घाटी गए थे, तभी आतंकी से भिड़े और उनकी जान चली गई। परिवार की जिम्मेदारी 29 साल के आदिल पर ही थी। ऐसे में परिवार की मदद के लिए सरकार और कई लोग आगे आए। आदिल के परिवार को करीब 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद और नौकरी दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आदिल की पत्नी गुलनाज अख्तर को सरकारी नौकरी दी, जबकि शिंदे ने नया घर बनवाया है। तो आदिल के भाई नौशाद इस मौके पर गमगीन थे, मगर उन्हें गर्व भी था। नौशाद ने कहा, आदिल की मौत से हमें तकलीफ तो होती है, लेकिन उससे ज्यादा फख्र होता है कि उसने आतंकियों के सामने घुटने नहीं टेके। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर पहलगाम पहुंचे, आदिल के आवास पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। तो ये नया घर है क्योंकि उसका जो पुराना घर है वो बहुत जर्जर है और उसे देखते हुए जो जम्मू कश्मीर सरकार है उसने भी हेल्प की है आदिल की, और इसके साथ में जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी तरफ से भी आदिल को ये घर गिफ्ट किया गया है। ये देखिए सामने किचन है, इसके अलावा कुछ और कमरे हैं इस घर में। ये नया घर आज ही इसका अनावरण महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया है। ये देखिए सामने आदिल के जो भाई हैं वो बैठे हुए हैं और आदिल की तस्वीर भी सामने लगी हुई है। तो ये जो नया घर है ये आदिल के परिवार को सौंपा गया है ताकि उसका परिवार नए घर में रह सके, जो जर्जर घर है उससे बाहर निकले। फख्र इस बात का हो रहा है, इससे दिन दिन निकल रहा है कि आदिल ने अच्छा काम किया है। आदिल ने 26 लोगों को बचाते बचाते अपनी जान दे दी है और बहुत सारे हज़ारों लोग वहाँ पे हैं जिनकी जानें बचाई हैं। गर्व है क्योंकि उसने उस वक़्त भी इंसानियत दिखाई, उस वक़्त भी उसमें ऐसा जुनून हुआ कि जिसकी वजह से उसका खून गर्म हुआ, जिसे उसने ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम, ना सिख देखा, तो अपनी इंसानियत को कायम किया तो और अपनी जान का नजराना दिया। 6 महीने तक हम बिल्कुल घरों में रहे क्योंकि टूरिस्ट लोग नहीं आ रहे थे। अब उसके बाद 1 साल पूरा हो चुका है आज के दिन पे और अब टूरिस्ट लोग आ रहे हैं। बहुत मतलब मुश्किलों का, पिछले साल तो हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया। अब आपकी माध्यम से हम पूरे टूरिस्ट भाइयों को, पूरे इंडिया की टूरिस्ट भाइयों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप आइए, आप घूमिए कश्मीर, आप हिंदुस्तान का ताज है और यहाँ पे मेहमान नवाजी वर्ल्ड में मानी जाती है। तो आप सुन रहे थे कि कैसे आदिल का परिवार और आदिल के घर के हालात बदल गए हैं, क्योंकि आदिल उनके बीच नहीं है। बेशक नया घर मिल गया हो, लेकिन पहलगाम कितना बदल गया। आज देखिए, आज पहलगाम को 1 साल हो गया था, तो आज सुरक्षा चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद है और उसके बाद से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब देखिए जरा पहलगाम में क्या बदल गया है। 1 साल बाद पहलगाम में सुरक्षा के लिहाज से बड़े बदलाव किए गए। अब प्रमुख जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इसके अलावा QR कोड सिस्टम लागू कर दिया गया, जिससे पर्यटक अपने मोबाइल पर QR कोड स्कैन करें,
टैक्सी ड्राइवर, गाइड या दुकानदार की पहचान वेरीफाई कर सके, जिससे उनके नाम, नंबर, आधार और एड्रेस की जानकारी मिले। हमले के बाद पहलगाम में 48 स्थानों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद डर खत्म हुआ और ज्यादातर जगह खोली गई है, लेकिन 6 स्थल अभी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस के चलते बंद हैं। खासकर बैसरन घाटी जैसे इलाके में पर्यटकों के लिए अभी खुलने बाकी हैं। कारोबार कमजोर पड़ गया है। स्थानीय लोगों के लिए 1 साल बाद भी चुनौतियां बाकी हैं, क्योंकि आतंकी हमले से स्थानीय कारोबार पर असर पड़ा है। टैक्सी, होटल कारोबारी और घोड़े वालों की आमदनी कम हो गई है। हालात ये है कि कई लोगों को गाड़ी और घोड़े बेचने पड़ गए। पर्यटक की संख्या गिरी है। दावा है कि पहलगाम में 70% पर्यटक कम हो गए। आंकड़ों के मुताबिक मई 2025 से अप्रैल 2026 के बीच पहलगाम में करीब 4.5 लाख घरेलू पर्यटक पहुंचे और जो हमले से पहले के मुकाबले करीब 65 से 70% कम है। पहले यहां हर साल 12 से 15 लाख तक सैलानी आते थे। घाटी फिर गुलजार है। अगर आंकड़ों की तुलना करें तो पिछले साल अप्रैल में हमले के बाद बुकिंग पूरी तरह ठप हो गई, यानी 0 हो गई थी, जबकि इस साल अप्रैल में बुकिंग करीब 90% तक पहुंच चुकी है। पर्यटक कहते हैं कि माहौल डर से निकलकर भरोसे में बदल चुका है। अब उन्हें आपको सुनवाता हूं जो पर्यटक और टूरिस्ट पहुंच रहे हैं घाटी में घूमने के लिए। सुनिए। पहलगाम सुरक्षित नहीं, पूरा कश्मीर सुरक्षित है, इसमें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें आज 8 दिन हो गए पूरे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के और पूरा कश्मीर अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है कश्मीर। अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। देश के बाकी लोग हैं उनसे आप अपील करेंगे कि वो लोग भी घूमने आए? सब आइए घूमने, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। बहुत अच्छे 1 बजे तक बाहर रोड पे घूमते हैं, लेडीज से भी घूमते हैं, कोई टेंशन फ्री एकदम। कश्मीर नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे। आप इन जगहों पे नहीं आए तो कुछ भी नहीं देखे। तो अगर उनकी ये सोच है कि हमें तोड़ सके इन इंसिडेंट्स से, तो वो गलत है। हमने उस दिन तय किया था और हम उस चीज पे कायम हैं कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहनी चाहिए, हम सब जो हुकूमत में हैं, कि इस तरह के हादसे जो हैं कभी दोबारा ना हो। और उसके लिए चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे मरकजी हुकूमत, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, हम सब मिलके इस कोशिश को जो है मुमकिन बनाएंगे। उन सारे बेगुनाह पर्यटक जिनका कत्ल किया था उनके गुनहगारों को किस कठोरता के साथ में सजा दे करके भारत की भूमि के विरुद्ध चलने वाली हर गतिविधि, चाहे वो भारत की धरती से हो रही हो या दुनिया के किसी और देश की धरती से हो रही हो। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, जहां होने वाले हैं चुनाव और वोटिंग से पहले 1600 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 1600 करोड़। पहली तस्वीर आपको दिखाऊं। कल चुनाव है, पहले चरण की वोटिंग है कल, उसके पहले तैयारियां पूरी कर ली गई। इसके अलावा देखिए जो रेड हुई उसमें शराब जब्त की गई है। वर्धमान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां शराब की जब्ती हुई है और वोट के लिए शराब बांटी जाती है इन जगहों पर। सिलीगुड़ी आपको लिए चलता हूं। सिलीगुड़ी की तस्वीर देखिए जरा। यहां कैश जब्त हुए। क्या ये कैश बांटे जाने के लिए जा रहा था? 10 लाख रुपए कैश जब्त हुआ है। अब आपको लिए चलता हूं हावड़ा में भी कैश जब्त हुआ है। ये सारा पैसा क्या लोगों को बांटा जाना था वोट लेने के लिए? ये तस्वीर आप देख रहे हैं हावड़ा की। 72 लाख के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए जरा अगली तस्वीर कि आखिर तमिलनाडु में भी वोटिंग होनी है, तो तमिलनाडु में यह पैसा सीज हुआ है। देखिए ये कैश आप देख रहे हैं। क्या ये सारा पैसा खपाना था चुनाव में? सुंदर सर कुछ और पैसा आपको दिखाता हूं। पेरम्बलूर लिए चलता हूं, वहां भी पैसे जब्त किए गए। ये वो तस्वीर है, लगभग 2 करोड़ 44 लाख रुपए की बरामदगी हुई है पेरम्बलूर में। तो बताया जा रहा है लगभग
1600 करोड़ रुपए तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में बरामद हो चुका है। और आइए आपको बताऊं इन राज्यों से और क्या क्या चीजें बरामद की गई। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से पहले फुल एक्शन हुआ। दोनों राज्यों में करीब 1600 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई। इसमें नगद, शराब, नशीला पदार्थ सब शामिल है। साथ ही कीमती धातु और गिफ्ट भी शामिल है। दोनों ही राज्यों में कड़ी निगरानी में यह जब्ती हुई है। पश्चिम बंगाल देखिए जरा, ये है पूरा मेन्यू। नगद 27 करोड़, शराब 102 करोड़ की, नशीला पदार्थ 108 करोड़, महंगे धातु 56 करोड़, गिफ्ट 179 करोड़, कुल 472 करोड़ की जब्ती है। तमिलनाडु में 1200 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की गई। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 543 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। बाद में कुछ कैश को जांच टीम ने छोड़ दिया। तमिलनाडु में 163 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है और इन राज्यों में 5000 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड तैनात है। 5300 से अधिक निगरानी टीमें तैनात की गई हैं। हावड़ा में 72 लाख रुपए कैश के साथ 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। सिलीगुड़ी में भी 10 लाख रुपए बरामद हुआ है। पुलिस अब्जॉर्बर के आदेश पर 5000 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। टीएमसी ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। टीएमसी ने इनकी कार्रवाई के तरीकों को गलत बताया है। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे। अमित शाह ने भी पूरा जोर लगाया, लगातार मीटिंग कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। ये अमित शाह की मीटिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं। और आज रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह लोगों के बीच पहुंच गए और लोगों से बात करने लगे। फॉर्म भराया नहीं भरा है ना कमल के निशान पर पक्का बोलो जय फॉर्म भराया नहीं भरा है सभी बंगाल की माताओं बहनों को मैं वादा कर जाता हूं, 5 मई के बाद एक छोटी सी बच्ची भी स्कूटी पर निकलती है, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा, नहीं देख। ममता दीदी मातृशक्ति 29 तारीख की राह देख रही है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब उल्टी गिनती। वोटिंग से पहले राज्य में इमरजेंसी जैसी स्थिति बना दी गई है। राज्य की मशीनरी को तबाह करने के लिए ऐसा किया गया है। इससे लोगों की सुरक्षा और स्वतंत्र तरीके से वोटिंग पर असर पड़ेगा। जो अधिकारी इस साजिश में शामिल हैं, उन्हें बंगाल में आगे भी काम करना है। राज्य की जनता चुनाव के दौरान उनके कामों को नहीं भूलेगी। गुंडा लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, 29 तारीख का पहले तुम लोग थाने में सरेंडर करो, नहीं तो 7 तारीख चुनाव का रिजल्ट देगा, गंगा में डुबा के मारूंगा। 7 तारीख के बाद बांग्ला को हमें गुंडा मुक्त करना है। इसीलिए ये टीएमसी का गुंडा को हम वॉशिंग मशीन में साफ करने वाला नहीं हो, हम गंगा माँ में डुबा के ये लोगों को साफ करूंगा। चेंज का पूरा माहौल है, जनता तैयार है। मोदी जी का रैली आप देख लिया, अमित शाह जी का रैली देख लिया, सब बीजेपी का रैली देख लिया, किस तरीके से जनता का भीड़ हुआ है। जनता तैयार है, बंगाल में चेंज होने वाला है। ये 15 साल जो बर्बाद कर दिया, इसके लिए जनता पूरा के पूरा भाजपा को लाने के लिए तैयार है। और सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा है पश्चिम बंगाल में तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी का धुआंधार प्रचार चल रहा है। योगी का हेलीकॉप्टर पहुंचा है।
योगी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है चुनाव के दौरान। सभी उम्मीदवार चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आए और उनके यहां कैंपेन करें। अब देखिए जरा ऐसा क्यों है, क्योंकि योगी का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा योगी का स्ट्राइक रेट क्या है। बंगाल के प्रचार में सीएम योगी की डिमांड है और योगी पर ममता को चौथी बार जीत से रोकने की चुनौती है। इसको लेकर योगी बंगाल में लगातार रैलियां कर रहे हैं। बिहार और दिल्ली में योगी का दांव चल गया। इस वजह से बंगाल बीजेपी को योगी से बहुत उम्मीदें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी ने 31 सीटों पर प्रचार किया था और इसमें 28 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। 31 में 28, मतलब स्ट्राइक रेट योगी का हो गया 90%। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव में योगी का शानदार प्रदर्शन रहा। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने सरकार में वापसी की। योगी ने यहां 14 विधानसभा सीटों पर रैली की और इनमें 11 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। मतलब योगी का स्ट्राइक रेट यहां रहा 78%, यानी 78%। इसलिए बंगाल में भी योगी को प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। क्या योगी के जाने से हवा बदलती है? सुनिए योगी क्या कहना है। जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है। बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब यूपी में है सब चंगा, यूपी में पूरा अच्छा है, कहीं कोई दंगा नहीं। 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो यमराज के घर जाने का टिकट कट जाता है। तो कल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वोटिंग है। सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से रिपोर्टिंग आप देख पाएंगे एनडीटीवी इंडिया पर सुबह वोटिंग की शुरुआत के साथ ही। अब बारी है लाइव का फंडा की। जिंदगी में बहुत से लोग कहते हैं कि हमें आता सब है लेकिन हम कोई काम अच्छे से कर नहीं पाते। ऐसे लोगों को गौतम बुद्ध के उस फंडे से सीखना चाहिए जो उन्होंने अपने एक शिष्य को दिया था। एक बार गौतम बुद्ध गया में प्रवचन दे रहे थे। एक शख्स रोज प्रवचन में आता और सुनता कि महात्मा बुद्ध क्रोध, अहंकार और लालच छोड़ने की बात कर रहे हैं। एक दिन वो महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूं लेकिन मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, तुम कहां रहते हो? शख्स ने जवाब दिया, पटना में। महात्मा बुद्ध ने पूछा, पटना से यहां से कितना दूर है पटना और तुम कैसे जाते हो? शख्स ने कहा, करीब 100 किलोमीटर है। कभी घोड़े से तो कभी बैलगाड़ी पर बैठकर आता हूं। महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्या तुम यहां बैठे बैठे पटना पहुंच सकते हो? शख्स ने कहा, गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। महात्मा बुद्ध बोले, ऐसी ही जब तक अच्छी बातों का पालन नहीं करोगे, उन पर चलोगे नहीं, तब तक प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से जिंदगी नहीं बदलती। इस तरह महात्मा बुद्ध ने इस कहानी के जरिए लाइफ का बड़ा फंडा दिया। अच्छी बातें और अच्छे विचार हमें प्रेरित तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे अमल में नहीं लाएंगे, जिंदगी में उतारेंगे नहीं, तो उत्साह या प्रेरणा का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।